Now we start a new chapter that is organism and population. बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रही है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम स्टार्ट करते हैं। Our living world is fascinating, diverse and amazingly complex. हमारा लिविंग वर्ल्ड डाइवर्स है और कॉम्प्लेक्स है. वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड. देखो मैं आपको अंडरलाइन करते जाऊँगा जो चीज़ इंपॉर्टेंट दिखेगी मुझे, ठीक है. We can try to understand and its complexity by investigating process at various level of biological organization, macromolecule, cells, tissue, organ, individual organism, populations, communities, ecosystem and biomes. तो हम कॉम्प्लेक्सिटी को देखेंगे कि बहुत सारी वेरियस लेवल पे देखेंगे. बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे कि मैक्रोमोलेक्यूल से बना हुआ है, सेल से बना हुआ है, टिश्यू से बना हुआ है, ऑर्गन से बना हुआ है, या इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म से बना हुआ है, या पॉपुलेशन से बना हुआ है, या कम्युनिटी से बना हुआ है, या इकोसिस्टम से बना हुआ है, या बायोम से बना हुआ है. तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ते रहना और अपनी एनसीईआरटी को मेरे साथ साथ कवर करना, ठीक है. ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे यूट्यूब पे ही आपका ध्यान है, कुछ नहीं. आपको अपनी एनसीईआरटी मेरे साथ साथ रीड आउट करनी है जिससे आपका जल्दी जल्दी हो जाए, ठीक है. एट एनी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वी कैन आस्क टू टाइप ऑफ क्वेश्चन. हम किसी भी बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर दो टाइप के क्वेश्चन देख पूछते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी हियर द बुलबुल सिंगिंग अर्ली मॉर्निंग इन द गार्डन. जहाँ आपने बुलबुल बुलबुल एक कौवा वगैरह इसका नाम होता है, तो वो क्या है, वो जब गाना गाती है, ठीक है, बुलबुल, तो गार्डन में, तो हमें कैसा लगता है बर्ड कैसा गाना गा रही है, पहला क्वेश्चन दिमाग में आ रही है. और दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि क्यों गाना गा रही है, भाई किसी को बुलाना नहीं चाह रही. ये हाउ टाइप के क्वेश्चन है ना, वो क्या बताते हैं कि मैकेनिज्म क्या है इसके पीछे. मैकेनिज्म ही तो बताते हैं कि किस टाइप से मैकेनिज्म है. और वाई टाइप का क्वेश्चन क्या बताता है कि उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, कि वो क्यों गा रही है, भाई किसी को बुलाना चाहती है या तो वो बुलबुल, ठीक है. फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इन अवर एग्जाम्पल द आंसर माइट बी इन टर्म ऑफ ऑपरेशन ऑफ वॉइस बॉक्स. पहले टाइप का क्वेश्चन में कि वो कैसे गा रही है, तो वही उसका वॉइस बॉक्स होगा. वॉइस बॉक्स क्या होता है बर्ड्स वगैरह में, बोलो. लैरिंग्स नहीं, सायरिंग्स, SYRINX, ठीक है, सायरिंग्स होता है. तो ध्यान से, ठीक है. तो वॉइस बॉक्स वाइब्रेटिंग बोन इन द बर्ड. वेयर एज सेकेंड क्वेश्चन क्या बताता है कि बर्ड को कम्युनिकेट करना है किसके साथ, बताओ. बर्ड को कम्युनिकेट करना है, अब बताओ किसके साथ करना है, अपने मेट के साथ ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन. व्हेन यू ऑब्जर्व नेचर अराउंड यू विद साइंटिफिक फ्रेम ऑफ माइंड यू विल सर्टेनली कम अप विद मैनी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑफ बोथ टाइप. दोनों टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे कि हाउ और वाई, दोनों. वाई आर नाइट ब्लूमिंग फ्लावर जनरली वाइट. तो नाइट ब्लूमिंग फ्लावर जनरली वाइट क्यों होते हैं, बताओ. जो नाइट में जो चमकते हैं वो वाइट ही क्यों होते हैं भाई. हाउ डज द बी नो विच फ्लावर इज नेक्टर. बी को कैसे पता होता है कि किस फ्लावर के पास नेक्टर है. वाई डज कैक्टस हैव सो मैनी थॉर्न्स. कैक्टस के पास बहुत सारे थॉर्न्स क्यों होते हैं, कांटे कांटे क्यों होते हैं. हाउ डज द चीक्स स्प्यूर्स रिकोगनाइज हर ऑन अदर. मतलब चीक्स अपनी माँ को कैसे पहचान जाते हैं. चिक्स होते हैं ना, हैन के बच्चे वगैरह चिक्स है ना, वो अपनी माँ को कैसे पहचान जाते हैं. ये सब क्वेश्चन है, ठीक है. तो ये क्वेश्चन है, इनका कोई कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, मतलब ये नहीं पूछे जाएंगे आपके नीट एग्ज़ाम में, ठीक है. बस एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बस ध्यान से सुनिए. अभी इसमें कोई लाइन इंपॉर्टेंट नहीं आई है, जैसी आएगी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है. मैं हाईलाइट कर दूंगा उस लाइन को. नाउ सेकंड पेज आ गया. यू हैव ऑलरेडी लर्न इन प्रीवियस क्लासेस दैट इकोलॉजी इज अ सब्जेक्ट विच स्टडी. इकोलॉजी क्या है, एक सब्जेक्ट है जो स्टडी क्या करती है, इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल अबायोटिक इन्वायरमेंट. की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को हम अंडरलाइन कर लेते हैं अपने हाईलाइटर से. इकोलॉजी एक सब्जेक्ट है जो क्या दिखाती है, इंटरेक्शन दिखाती है अमंग ऑर्गेनिज्म और बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, ठीक है, बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट. इकोलॉजी किससे कंसर्न होती है, 4 लेवल से. क्वेश्चन पूछेगा कितने लेवल से, 4 लेवल से. कौन कौन से, बोलो मेरे साथ साथ. ऑर्गेनिज्म, बोलो. ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी और बायोम. ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी और बायोम. हो गया क्लियर. ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी और बायोम, 4 लेवल इकोलॉजी. इकोलॉजी क्या होती है, जिसमें इंटरेक्शन होता है किस किस का, ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट का, ठीक है. कौन सा, बायोटिक भी हो सकता है, अबायोटिक, अभी मैं बताऊंगा दोनों चीज़ें. अभी इसमें अबायोटिक लिखा हुआ है, अभी इसको मान के चलें.
4 लेवल पे, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोम। इन दिस चैप्टर वी एक्सप्लोर इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन लेवल। ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन लेवल के बेस पे पढ़ेंगे। इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्म लेवल, एसेंशियल फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। जो ऑर्गेनिज्म लेवल पे वो कैसी है, बोलो मेरे साथ साथ बोलो। इकोलॉजी ऑर्गेनिज्म लेवल पे है वो कैसी है, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी है। कैसी है, फिजियोलॉजिकल। देखो रेड पेन से मैंने मार्क कर दिया। जो ऑर्गेनिज्म लेवल पे है वो कैसी है, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। विच ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर एडेप्टेड टू देयर इन्वायरमेंट। कैसे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट को एडेप्ट करते हैं इन टर्म ऑफ नॉट ओनली सर्वाइवल, ना केवल सर्वाइवल के लिए बट आल्सो रिप्रोडक्शन के लिए भी। यू मस्ट मे हैव लर्न इन अर्लियर क्लासेस हाउ द रोटेशन ऑफ अवर प्लानट अराउंड द सन। कैसे रोटेशन होता है प्लानट का सन के अराउंड। And the tilt of axis causes annual variation in the intensity and duration of temperature result in distinct season। और कैसे वो एक्सिस को टिल्ट हो जाती है, जैसे एनुअल वेरिएशन आती है, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर, कभी सर्दी कभी गर्मी। जैसे डिस्टिंक्ट सीजन आते हैं, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट डिफरेंट सीजन, कभी गर्मी कभी सर्दी कभी पतझड़, ठीक है। दीज वेरिएशन टुगेदर विद एनुअल वेरिएशन, इन वेरिएशन को ले लो एनुअल वेरिएशन के साथ। इन प्रेसिपिटेशन, रिमेंबर प्रेसिपिटेशन में क्या क्या आने वाला है। अब देखो ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिपिटेशन में क्या आना है, रेन और स्नो दोनों। अब यही चीज़ें पॉइंट, थोड़े थोड़े पॉइंट्स हैं जो आपको अलग बना देंगे। प्रेसिपिटेशन में क्या आना है, रेन और स्नो। अकाउंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ मेजर बायोम सच एज डिजर्ट, रेन फॉरेस्ट एंड टुंड्रा। प्रेसिपिटेशन में क्या आने वाला है, बोलो, रेन और स्नो। अब देखो इस ग्राफ से एक क्वेश्चन पूछने वाले हैं वो लोग, ठीक है। वो कौन सा क्वेश्चन है, देखो मार्क कर रहा हूँ कि ये चीज़ क्या है, इस लाइन को क्या बोल रहे हैं, हाईलाइट नहीं हो रहा है यहाँ पर, एक मिनट। ये चीज़ मैं आपको इसके नीचे जो दे रखा है ना, मैं इसे मार्क करता हूँ आपके लिए। जैसे आपको ये दिख रहा हो, मीन एनुअल टेम्परेचर और मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन। क्या, मीन एनुअल टेम्परेचर और मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन। अब ये दोनों चीज़ मार्क करेगा और पूछेगा कि कौन कहाँ पर है, ठीक है। बता देंगे हम, ऊपर क्या है टेम्परेचर, नीचे लिखा हुआ है प्रेसिपिटेशन, बता देंगे। ग्राफ इन्हीं से आएगा, टेम्परेचर का और प्रेसिपिटेशन के बीच में ग्राफ बनाया गया है, ठीक है। देखिए अभी लास्ट में एनसीईआरटी ने भी अंडरलाइन करी है, मैं भी इसे अंडरलाइन कर देता हूँ कि एनुअल टेम्परेचर और उसके बीच में। अब देखो ये चीज़ क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये ग्राफ किस किस के बीच में है, किस किस के बीच में। देखो टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन में बता दिया क्या क्या है, इसमें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आ रहा है, ये ग्रास लैंड आना है, ये डिज़र्ट आना है। तो इसकी याद करने का अपना कॉमन सेंस रखना। मैंने अपने अलग तरीके से याद किया था ट्रिक वाइज, आप अपने अलग तरीके से याद करना। जैसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मैंने मतलब अलग ही तरीके से कि ये लंबा है तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होगा, ये ग्रास लैंड की तरह दिख रहा है तो ग्रास लैंड होगा। यहाँ पर डिज़र्ट है तो डिज़र्ट मतलब ये कोने में है तो कॉनी फेरस है, ये टेम्परेट है, ठीक है। इस अपनी तरीके से याद कर लेना, याद हो जाएगा, एक दो बार देखोगे तो सब याद हो जाएगा। आर्कटिक एंड अल्पाइन तुंद्रा बिल्कुल टेम्परेट फॉरेस्ट। अब आगे बढ़ते हैं बिना टाइम बेकार करें। इसमें अब आगे वाली लाइन लिखी हुई है, रीजनल एंड लोकल वेरिएशन विद इन ईच बायोम लीड टू फॉर्मेशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट। जो रीजनल और लोकल वेरिएशन होते हैं ईच बायोम में, जिससे वाइड वैरायटी हैबिटेट बनते हैं। मेजर बायोम इंडिया में दिखा रखे हैं। ऑन प्लानट अर्थ लाइफ एग्जिस्ट नॉट जस्ट इन अ फ्यू फेवरेबल हैबिटेट बट इवन इन एक्सट्रीम एंड हार्श हैबिटेट। तो लाइफ कहाँ नहीं रहती, वो कुछ फेवरेबल हैबिटेट बट एक्सट्रीम और हार्श हैबिटेट में भी लाइफ मिलती है। जैसे कि राजस्थान में लोग रहते हैं कि नहीं, जो स्कॉचिंग मतलब दिल दहलाने वाली गर्मी पड़ती है, राजस्थान डिजर्ट में रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं, ठीक है। रेन सीक्ड मेघालय फॉरेस्ट, रेन सीक्ड मेघालय फॉरेस्ट में रहते हैं। डीप ओशियन ट्रेंच वहाँ पर भी रहते हैं। टॉरेंशियल स्ट्रीम वहाँ पर भी रहते हैं, ठीक है। परमा फॉरेस्ट रहते हैं। स्नो लेडन पोलर रीजन, हाई माउंटेन टॉप्स, थर्मल स्प्रिंग एंड स्टिंकिंग कंपोस्ट पिट्स टू नेम अ फ्यू, ठीक है। पता है एक बात सोचने वाली बात है, यहाँ पे जो थर्मल स्प्रिंग लिखा ना मुझे बहुत अलग लगा। भाई इतने मतलब गरम गरम पानी में थर्मल स्प्रिंग वहाँ पर भी रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं, ठीक है। इवन अवर इंटेस्टाइन, सबसे बड़ी बात, हमारे इंटेस्टाइन में भी कौन रहता है बताओ, 100 ऑफ स्पीसीज ऑफ माइक्रोब। एक कॉमन का नाम बता दो मुझे तो बस, इकोलाई, वो वहाँ पर भी रहता है, ठीक है। वो वहाँ पर भी हमारे इंटेस्टाइन में अगर कोई पूछा जाए बैक्टीरिया कौन सा मिल जाएगा, इकोलाई, ठीक है, बता देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे की कहानी। What are the key elements that lead to so much variation in the physical and chemical condition of different habitat? The most important one are temperature, water, light and soil.
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन कौन से हैं? टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। ये क्या है? वी मस्ट रिमेंबर दैट द physiochemical abiotic component alone do not characteristic the habitat of an organism completely. The habitat include biotic component also. पहली बात मेरी बात सुनो। अब मैं पूछूं कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वन कौन से थे, तो आपको क्या बताने? टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहना चाहिए। टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। इसमें भी सबसे ज़्यादा टेम्परेचर, सेकंड नंबर पे वाटर। दोनों चीज़ों पे क्वेश्चन नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो बिल्कुल ध्यान रखना। पहले नंबर पे टेम्परेचर। अभी लाइन आएगी, देखो आपको दिखा दे रहा हूँ पहले ही। टेम्परेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है, ठीक है। टेम्परेचर मोस्ट इकोलॉजिकल रिविलेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर है। इसके बाद अभी वाटर आएगा, तो उसके में क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज एनोदर, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। याद रहेगा, बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं। वी मस्ट रिमेंबर दैट द फिजियोकेमिकल अबायोटिक कंपोनेंट ही हैबिटेट नहीं बना सकते कंप्लीटली। हैबिटेट में बायोटिक कंपोनेंट भी होते हैं, जैसे कि बायोटिक में पैथोजन आ गया, पैरासाइट आ गया, प्रेडेटर आ गया और कॉम्पिटिटर आ गए। कौन कौन? पैथोजन, पैरासाइट, प्रेडेटर और कॉम्पिटिटर। बोलो, पैथोजन, पैरासाइट, प्रेडेटर और कॉम्पिटिटर। अब आगे बढ़ते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच दे इंटरेक्ट कॉन्स्टेंटली, वी एज्यूम दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द ऑर्गेनिज्म हैड दो नेचुरल सिलेक्शन, जो सिलेक्शन कर लिया, evolve adaptation to optimize its survival and reproduction in its habitat. Each organism has an invariably defined range of conditions that it can tolerate, diversity in resources it utilizes, and a distinct functional role in ecological system. All of these together comprise a Nicky. मेरी बात ध्यान से सुनना। निकी क्या होता है ना? नॉट नीचे, इट्स निकी, ठीक है। निकी होता क्या है पहले ये बताओ, सोचो। देखिए, निकी में होता क्या है, जैसे कि कोई टीचर है, उसका काम क्या है? पढ़ाना। क्या काम है? पढ़ाना। वर्क क्या हुआ? पढ़ाना बच्चों को। वर्क पैलेस क्या हुआ? जैसे कि वो जाता कहाँ पर है? स्कूल में जाता है पढ़ाने के लिए। वर्क पैलेस और वर्क दोनों अलग अलग चीज़ें, ठीक है। तो इसमें यही बात याद रखना, वर्क और वर्क पैलेस, ठीक है। तो इसमें हर किसी का फंक्शनल रोल डिस्टिंक्ट होता है, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टिंक्ट फंक्शनल रोल इन इकोलॉजिकल सिस्टम। हर किसी का फंक्शनल रोल मतलब वर्क अलग अलग है, वर्क पैलेस भी अलग अलग है। बात समझ में आ रही है? ध्यान सुनो। तो ईच ऑर्गेनिज्म के पास क्या है? इनवेरिएबली डिफाइंड रेंज ऑफ कंडीशन दैट इट कैन टॉलरेट, मतलब वो कितना टॉलरेट कर सकता है, उसके पास डिफाइंड रेंज है कंडीशन की, वो टॉलरेट कर सकता है। डाइवर्सिटी क्या है? उसके रिसोर्स को यूटिलाइज करने में। और उसका डिस्टिंक्ट फंक्शनल रोल क्या है? समझ आ रहा है? उसका अलग अलग फंक्शनल रोल क्या है, किसमें? इकोलॉजिकल सिस्टम में। ये क्या बनाता है? निके बनाता है, ठीक है। टेम्परेचर मोस्ट अबेंडेंट था, मोस्ट इकोलॉजिकल रिविलेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर था कि हम जो हमारा टेम्परेचर था, एवरेज टेम्परेचर ऑन लैंड वेरी सीजनली डिग्रीज प्रोग्रेसिवली फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड द पोल। इक्वेटर से पोल की तरफ घटेगा, बिल्कुल घटेगा कि नहीं घटेगा? बिल्कुल घटेगा। देखो ध्यान से। अब प्लेन टू माउंटेन टॉप्स भी घटने वाला है। सब जीरो लेवल पोलर एरिया में और हाई एल्टीट्यूड पे कितना है? 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा। इन ट्रॉपिकल डेजर्ट इन समर दे आर हाउएवर यूनिक हैबिटेट सच एज थर्मल स्प्रिंग एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट वेयर एवरेज टेम्परेचर एक्सीड 100 डिग्री सेल्सियस। मैंने आपको थर्मल स्प्रिंग का बारे में बताया था, जहाँ पे टेम्परेचर कितना ज़्यादा था? 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा। आपकी जनरल नॉलेज के लिए बताऊँ तो मैंगो ट्री कहाँ पर ग्रो नहीं होते बताओ? कनाडा और जर्मनी में, पक्का? देखो लिखा आ गया, मैंगो ट्री कहाँ नहीं ग्रो होते? टेम्परेट कंट्री कौन सी? कनाडा और जर्मनी में। लियोपार्ड कहाँ नहीं मिलती? स्नो लियोपार्ड। स्नो लियोपार्ड क्या कहती हैं? मैं कहाँ नहीं मिलूँगी? मैं केरला के फॉरेस्ट में नहीं मिलूँगी, ठीक है भैया, मत मिल, ठीक है। कहाँ पर नहीं मिलेंगी? केरला के फॉरेस्ट में। और टूना फिश वो रियरली बियॉन्ड मिलेगी ट्रॉपिकल लैटिट्यूड इन ओशियन। तो मेरे साथ साथ बोलेंगे, मैंगो कहाँ नहीं मिलेंगी? कनाडा और जर्मनी में। स्नो लियोपार्ड रियरली कहाँ मिलती है? बोलो, केरला फॉरेस्ट में नहीं मिलती है। और टूना फिश रेयरली मिलती है ट्रॉपिकल लैटिट्यूड इन ओशियन। तो आप टेम्परेचर की बहुत सिग्निफिकेंस बता सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जब आपने
अफेक्ट देखा होगा काइनेटिक ऑफ एंजाइम एंड थ्रू इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो टॉलरेट कर लेते हैं वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को, वो क्या कहते हैं, यूरी थर्मल। और जो बहुत सारे हैं जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, स्टेनोथर्मल। देखो लाइन मैंने कंप्लीट कर दी, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर यूरी थर्मल, और मैं बोलूँ जो नहीं कर पाते हैं वो क्या बोलोगे आप, स्टेनोथर्मल। ठीक है, ये आ गया आपका स्टेनोथर्मल। ठीक है, द लेवल ऑफ थर्मल टॉलरेंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज डिटरमाइन टू लार्ज एक्सटेंट देयर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। वही बताते हैं कि मतलब थर्मल टॉलरेंस है या नहीं। थर्मल टॉलरेंस है यूरी थर्मल, नहीं है स्टेनोथर्मल। वही क्या बताएगा कि यहाँ आपको रुकना है या नहीं, भगाओ नहीं तो यहाँ से। कैन यू थिंक अ फ्यू यूरी थर्मल एंड स्टेनोथर्मल एनिमल एंड प्लांट्स। क्या आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि यूरी थर्मल कौन है और स्टेनोथर्मल कौन है, बताओ। ज़्यादा मत सोचिए, यूरी थर्मल स्टेनोथर्मल के एग्जाम्पल आपसे कभी नहीं पूछेंगे। ऐसे ही होता है यूरी हेलाइन और स्टेनो हेलाइन। जो वास्ट वेराइटी ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट कर सकें, यूरी हेलाइन। आप लोगों ने खुद बता रहे हो स्टेनो हेलाइन जो वास्ट वेराइटी ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट नहीं कर सकता है। ठीक, यूरी हेलाइन का भी मैं एग्जांपल बताने के लिए बता सकता हूँ, मुझे दोनों चीज़ों की पता है। लो मैं आपको बता देता हूँ, यूरी हेलाइन का सैल्मन फिश होती है, स्टेनो हेलाइन का कौन सा होता है, शार्क फिश होती है। ठीक है, अब आप लोगों को थोड़ा सा ऐसा महसूस हो रहा होगा कि मेरी बार बार आई कांटेक्ट इधर उधर क्यों हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मोबाइल से ही रिकॉर्डेड की जा रही है क्लास पूरी, और सेकंड थिंग मेरी एनसीईआरटी भी खुली हुई है, मेरा ध्यान इस पर से ज़्यादा मेरी एनसीईआरटी पर है। ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। इन रिसेंट ईयर देयर हैज़ बीन ग्रोइंग कंसर्न अबाउट द ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। चैप्टर 16 में आपने ये पढ़ा है। इफ़ द दिस ट्रेंड कंटिन्यू, अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू चलता रहा, वुड यू एक्सपेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन रेंज ऑफ सम स्पीसीज टू बी अफेक्टेड, कि कुछ स्पीसीज का अफेक्ट होंगी, बिल्कुल होंगी, कि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा तो हम लोग भी अफेक्टेड होंगे। ठीक है, अब देखो लाइन आ गई वाटर के लिए। वाटर के लिए कौन सी लाइन जो हमें चाहिए थी, कौन सी भैया, वाटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म, इनफैक्ट लाइफ ऑन। अब देखो एनोदर मोस्ट लिखा हुआ है, मैं पूछूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलता तो क्या आता, टेम्परेचर। और एनोदर मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलता तो एनोदर का मतलब सेकंड नंबर पे मानना आप, टेम्परेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट नंबर टेम्परेचर, सेकंड नंबर वाटर। जैसे आप लोग एनिमल लाइफ में पढ़ते हो, सबसे ज़्यादा बड़ा ग्रुप आर्थ्रोपोडा, देन सेकंड नंबर मॉलस्का। क्लियर हो पा रहा है। थर्ड पूछ लूँ तो ये तो एनसीईआरटी में नहीं है, थर्ड वाला, थर्ड वाले में दे रखा है एनालिट्स। एनालिट्स के होता है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूँ, बाई चांस पूछ ले। ठीक है, आप इनके स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए, मतलब अगर जिस चीज़ को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ या तो आप भी मार्क करते चलिए। तो विदाउट वाटर कुछ भी नहीं है, आप ये जानते हो। इनफैक्ट लाइफ ऑन अर्थ ऑरिजिनेट इन वाटर, वाटर के अंदर ही ऑरिजिनेट हुई है पहली लाइफ भी, और अनसस्टेनेबल विदाउट वाटर। इट्स एबिलिटी इज सो लिमिटेड, उसकी एबिलिटी बहुत लिमिटेड है डिजर्ट में, दैट ओनली स्पेशल एडेप्टेशन मेक इट पॉसिबल फॉर ऑर्गेनिज्म टू लाइव देयर। मतलब स्पेशल एडेप्टेशन ही होंगे, उसी की वजह से वो वहाँ पर जी सकते हैं। द प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इज आल्सो हैवीली डिपेंड ऑन वाटर। प्रोडक्टिविटी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट वो भी किस पे डिपेंड करता है, वाटर पे ही डिपेंड करता है। ध्यान से सुनेंगे इस बात को, प्रोडक्टिविटी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट वो भी किस पे डिपेंड करता है, वाटर पे डिपेंड करता है। ठीक है, डिपेंड करता है वाटर पे। यू माइट थिंक दैट द ऑर्गेनिज्म लिव इन ओशियन, लेक और रिवर शुड नॉट फेस एनी वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम। क्या आप ये सोचते हैं कि उन्हें कोई वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आती, उन्हें भी आती है। ठीक है, उन्हें आती है कि नहीं आती है, बट इट इज़ नॉट ट्रू। फॉर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म द क्वालिटी केमिकल कंपोजिशन पीएच ऑफ वाटर बिकम इम्पोर्टेंट। जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है उनके लिए भी पीएच केमिकल कंपोजिशन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द सॉल्ट कंसनट्रेशन, आप सॉल्ट कंसनट्रेशन को मेज़र करो किस में, सैलिनिटी इन पार्ट पर थाउजेंड। सैलिनिटी किस में वो करते हो मेज़र, पीपीटी के फॉर्म में, पार्ट्स पर थाउजेंड, किस में, पार्ट्स पर थाउजेंड। उसकी सैलिनिटी की वैल्यू क्या है बोलो, पीपीटी की बोलो। 5 इन इनलैंड वाटर बोलो, 5 इन इनलैंड वाटर, 30 से 35 इन बोलो सी में, ग्रेटर देन 100 इन हाइपरसिलिन लैकून बोलो साथ साथ, लेस देन 5 इनलैंड वाटर, 30 से 35 इन सी, और ग्रेटर देन 100 इन हाइपरसिलिन लैकून। ठीक है, हो गया क्लियर। बोलो 5 इन इनलैंड वाटर, 30 से 35 इन
सी और ग्रेटर देन 100 इन हाइपरसेलिन लेवल। जो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो टॉलरेट कर लेते हैं वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, वो यूरी एलाइन, कुछ नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी होते हैं स्टेनो एलाइन। कुछ मैनी फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म कैन नॉट लिव फॉर लॉन्ग इन सी वाटर एंड वाइस वर्सा बिकॉज ऑफ देयर ऑस्मोटिक प्रॉब्लम दे वुड फेस। बहुत सारे फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है ना, वो लिव नहीं कर पाते सी वाटर में, और वाइस वर्सा, मतलब आप ये समझ लो फ्रेश वाटर सी वाटर में नहीं जा सकते, सी वाटर फ्रेश वाटर में नहीं जा सकते, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रॉब्लम को फेस करते हैं। ठीक है, पूछ लें डायरेक्ट कि किस वजह से, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रॉब्लम की वजह से। ठीक है, 5 इन इनलैंड वाटर, 30 से 35 इन सी, और हाइपर सेलिन लेवल में ग्रेटर देन 100। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। अब पढ़ते हैं हम लाइट। सिंस प्लांट प्रोड्यूस फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, प्लांट कैसे प्रोड्यूस करता है फूड? फोटोसिंथेसिस की मदद से, प्रोसेस विच इज ओनली पॉसिबल व्हेन सनलाइट इज अवेलेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये प्रोसेस तभी हो सकती है जब सनलाइट अवेलेबल हो। तो वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलरली ऑटोट्रॉप, मैनी स्पीसीज ऑफ स्मॉल प्लांट, हर्ब एंड श्रब। जो हर्ब और श्रब हैं वो ग्रोइंग होती हैं फॉरेस्ट में, आर एडेप्टेड टू फोटोसिंथेसिस ऑप्टिमली अंडर वेरी लो लाइट कंडीशन। थोड़ा सा लैग हो गया, दोबारा से वहीं से स्टार्ट करते हैं, लाइट से स्टार्ट करते हैं दोबारा से। लाइट इज, जो प्लांट होते हैं वही फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड प्रोसेस, जो वही एक अकेली है जो सनलाइट जब अवेलेबल होती है सोर्स ऑफ एनर्जी तभी वही हो पाती है। क्विकली अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट ऑफ फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, वही इंपॉर्टेंस बता रही है कि लाइट कितनी इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली ऑटोट्रॉप के लिए जो खाना बनाने को। मैनी स्पीसीज ऑफ स्मॉल प्लांट, हर्बल श्रब जो ग्रो होती हैं फॉरेस्ट में, एडेप्टेड टू होती हैं फोटोसिंथेसिस ऑप्टिमली। कैसे होंगे? एडेप्ट होंगे फोटोसिंथेसिस के लिए ऑप्टिमली अंडर वेरी लो लाइट कंडीशन बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली ओवरशैडो बाई टॉल कैनोपी ट्री, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली ओवरशैडो किसके द्वारा किए जा रहे हैं? टॉल कैनोपी ट्री के द्वारा ओवरशैडो किए जा रहे हैं। कौन? जो स्मॉल प्लांट हैं उनकी छोटे छोटे स्पीसीज हर्ब श्रब वो फॉरेस्ट में ग्रो होते हैं, और फोटोसिंथेसिस के लिए वो भी फोटोसिंथेसिस तो करेंगी पर बहुत लो लाइट कंडीशन में, क्योंकि वो ओवरशैडो किए जा रहे हैं टॉल ट्रीज के द्वारा। ठीक है, मैनी प्लांट्स आर आल्सो डिपेंड ऑन सनलाइट टू मीट देयर फोटोपैरेटिक रिक्वायरमेंट फॉर फ्लावरिंग। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनो, ध्यान से सुना, इसको मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, जो मैनी प्लांट्स हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? सनलाइट के ऊपर, टू मीट देयर फोटोपैरेटिक रिक्वायरमेंट फॉर फ्लावरिंग, फ्लावरिंग के लिए। मैनी एनिमल लाइट इंपॉर्टेंट दैट दे यूज़ डायनल, दिन और रात, डायनल का मतलब दिन और रात। सीजनल वेरिएशन इन लाइट इंटेंसिटी, सीजनल वेरिएशन लाइट इंटेंसिटी में वही बताता है। ड्यूरेशन, फोटो पीरियड, एस क्यू फॉर टाइमिंग देयर, फॉर एजिंग, रिप्रोडक्टिव एंड माइग्रेटरी एक्टिविटी। ये भी कौन रेगुलेट कर रहा है? लाइट ही रेगुलेट कर रही है। क्या क्या रेगुलेट करता है? ध्यान सुनिए दोबारा से। मैनी प्लांट डिपेंड होते हैं सनलाइट के ऊपर फोटोपैरेटिक रिक्वायरमेंट फ्लावरिंग के लिए। ठीक है, लाइट डायनल और सीजनल वेरिएशन दिखाएगा। ठीक है, लाइट की इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, फोटो पीरियड, एस क्यू फॉर टाइमिंग देयर, फॉरेजिंग, रिप्रोडक्टिव एंड माइग्रेटरी एक्टिविटी। फॉरेजिंग, रिप्रोडक्टिव और माइग्रेटरी एक्टिविटी में भी लाइट का ही रोल है। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ लाइट ऑन लैंड क्लोजली लिंक विद दैट ऑफ टेम्परेचर, लाइट का रिलेशन टेम्परेचर से भी है। सन क्या है? दोनों का ही सोर्स है। बट 500 मीटर ओशियन में गए, कहाँ पे गए आप? 500 मीटर ओशियन, तो वहाँ पर क्या है? इन्वायरमेंट डार्क है, कोई भी सेलेस्टियल सोर्स नहीं है एनर्जी का, मतलब एनर्जी का एकमात्र सोर्स नहीं है। कौन नहीं है? सन है ही नहीं। 500 मीटर डीप में कोई इतनी गहराई में कोई सन दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अब वहाँ क्या होगा? तो व्हाट देन सोर्स ऑफ एनर्जी? वहाँ पर आप बोल सकते हो सल्फर बैक्टीरिया मिलते हैं, वही क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी। द स्पेक्ट्रल क्वांटिटी ऑफ सोलर रेडिएशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ। द यूवी कंपोनेंट ऑफ स्पेक्ट्रम is harmful to many organisms while not all color component of visible spectrum। ठीक है, यूवी कंपोनेंट स्पेक्ट्रम का क्या है? वो हार्मफुल है किसके लिए? बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल है, बिल्कुल है। कौन? यूवी कंपोनेंट, यूवी रेज आती हैं बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। बट जितने भी ऑल कलर कंपोनेंट हैं विजिबल स्पेक्ट्रम के, क्या सब हार्मफुल है? अब ध्यान सुनना। तो आर अवेलेबल फॉर मैराइन प्लांट लिविंग एट डिफरेंट डेप्थ ऑफ ओशियन among red, green और brown algae that inhabit the sea which is likely to found in deepest water। तो रेड एल्गी सबसे ज़्यादा डीपेस्ट वाटर में मिलती है। ठीक है, वाई, क्यों मिलती है? अब बताओ, ये बात आप सोचो। ठीक है, ये आपको चैप्टर मिल जाएगा प्लांट डाइवर्सिटी में। ठीक है,
वहाँ इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रखा है, और वहाँ पे मैं चैप्टर को जब कंप्लीट करूँगा तो मैं आपको बता दूँ। सॉइल द नेचर एंड प्रॉपर्टी, इसमें बहुत अच्छी ट्रिक बताऊँगा, ध्यान से सुनोगे तो बिल्कुल समझ में आएगी। द नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इन डिफरेंट प्लेसेस वेरी, इट इज़ डिपेंड ऑन क्लाइमेट, वेदरिंग प्रोसेस, वेदर सॉइल इज ट्रांसपोर्ट और सेडिमेंट्री। तो सॉइल भी अलग अलग प्रकार की होती है, आपने सुना होगा लोमी सॉइल, बेस्ट सॉइल होती है, ठीक है। एक होती है बहुत बहुत कहते हैं लाल पत्थर की सॉइल है, बहुत अलग अलग प्रकार की सॉइल होती हैं, ये बात आप लोग भी जानते हो। तो डिफरेंट प्लेस पे अलग अलग मिलेंगी। ये किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? क्लाइमेट के ऊपर, वेदरिंग प्रोसेस, क्लाइमेट के ऊपर, वेदरिंग प्रोसेस के ऊपर, बोलो वेदरिंग प्रोसेस के ऊपर, और कैसे वेदर मतलब एक तरह से निकाली गई है, होता है ना, समझ पा रहे हो। वेदर सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड, कैसे सॉइल को ट्रांसपोर्ट किया गया है या सेडिमेंट किया गया है, ठीक है। सेडिमेंट में नीचे दब जाती है। एंड हाउ सॉइल डेवलपमेंट अकर, कैसे सॉइल का डेवलपमेंट हुआ है। वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल सच एज सॉइल का कंपोजिशन, ग्रेन साइज एंड एग्रीगेशन डिटरमाइन द परकुलेशन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो कौन कौन वो कर रहा है, कौन कर रहा है, बोलिए। परकुलेशन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, तो आपको बोलना है GAC, क्या बोलना है, पूरी लाइन तो ये है, गा CPM, एक मिनट, CPMT, गा CPMT, ये गा CPMT क्या होता है। तो GAC का मतलब क्या है, ग्रेन साइज, और बोलो ग्रेन साइज, ए मीन्स क्या है, एग्रीगेशन, और सी मीन्स क्या है, सॉइल का कंपोजिशन। ये क्या डिटरमाइन करेंगे, बोलो ये क्या डिटरमाइन करेंगे, परकुलेशन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। और बोलो बोलो आगे बोलो, पीएच, मिनरल और टोपोग्राफी, इनके साथ साथ, मतलब मेरी बात सुनो, GAC क्या करेगा, परकुलेशन ऑफ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, WHC लिखते हैं, लिखा नहीं जा रहा है यहाँ पर। और ये क्या डिटरमाइन करेंगे, ये पूरे पूरे मतलब ये सब, ठीक है, इन सबको मिला देंगे तो क्या करेंगे डिटरमाइन, वेजिटेशन, उसका पीएच, मिनरल और टोपोग्राफी क्या डिटरमाइन करते हैं, इधर देखो, वेजिटेशन in area. This in turn dictate the type of animal that can be supported. Similarly, in aquatic environment, the sediment characteristic क्या बताएगा, बोलो, often determine the type of benthic animal that can thrive there. किस टाइप के benthic animal वो thrive कर रहे हैं वहाँ पर, कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक, सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक, कि किस टाइप के benthic animal वो थ्राइव कर रहे हैं। अब इसके आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करते हैं, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, आज मैंने थोड़ा स्लो पढ़ाया है, नेक्स्ट से और तेज़ पढ़ाएंगे, ठीक है। समझाने के लिए नहीं हूँ मैं आपकी सिर्फ रीड आउट को जल्दी जल्दी करने के लिए हूँ, समझ में भी आए और रीड आउट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।